हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका पेपर जो है MCQ बेस पर होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके BS 6 सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक का पूरा महा मैराथन क्लास और इम्पोर्टेंट MCQs। मैं इसमें आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट MCQs को कवर करने वाली हूँ, जो पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी कोई भी तैयारी नहीं है, तो मात्र ये एक वीडियो देखकर आप एग्जाम में पूरा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, वियना कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ था। तो वियना कांग्रेस का आयोजन जो है ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ है, वियना कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन था। तो मेटरनिक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, यूरोप का संगीत कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो यूरोप का जो संगीत कार्यक्रम है ये संबंधित है यूरोपीय शक्तियों के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसमें मैं पूरा आपको 100 MCQ बता रही हूँ, जो कि 100% इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2026-27 के लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, यूरोप का संगीत कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये यूरोपीय शक्तियों के सहयोग से संबंधित है। अगला है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख नेता था वो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ है, बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था। तो रक्त और लौह नीति के लिए। रक्त और लौह नीति के लिए बिस्मार्क प्रसिद्ध था। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है। मैं आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ा चुकी हूँ, इटली का एकीकरण पढ़ा चुकी हूँ, पूरी वीडियो चैनल पर हमारे अपलोड है। देखिए, इटली के एकीकरण में तलवार जो है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, इटली के एकीकरण में मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण में मस्तिष्क जो है वो कैवूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा का शासक कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा के शासक विलियम प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ आपका है, देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 1871 में लगभग ये पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी। तो वर्साय में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, देखिए, 1871 में। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया। तो देखो, रोम को जब इटली का एकीकरण हुआ और जब रोम इटली में पूरा मिल जाता है तो रोम को इटली की राजधानी बनाया जाता है 1871 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी। तो मैगजीनी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, गैरिबाल्डी ने किस नेता का नेतृत्व किया। तो लाल कुर्ता सेना का नेतृत्व गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। फटाफट से देखिए, सारा MCQs आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जहां पर MCQ बेस पर पेपर होने वाला है।
आपका जो हिस्ट्री का पेपर नंबर 1 है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसके अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप देखकर चैनल पर तैयारी एग्जाम की अच्छे से कर सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले किस युद्ध का योगदान था? मतलब कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए देखो बिस्मार्क ने कई देशों के साथ युद्ध किया था, तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच युद्ध कब हुआ? तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ था 1866 में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, लौह रक्त और लौह भाषण किसने दिया? तो अपना ऑप्शन पढ़कर ही आप जान जाएंगे। रक्त और लौह का भाषण बिस्मार्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था लैटेरैंड ने, ऑप्शन नंबर टैलेरैंड ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, यूरोप का संगीत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1815 में, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इटली के एकीकरण में किस देश ने कैबूर की सहायता की? तो फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, इटली का प्रथम राजा कौन बना? तो इटली का प्रथम राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मेटरनी किस देश का चांसलर था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, जर्मनी के एकीकरण में अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण में पहला युद्ध डेनमार्क का युद्ध हुआ था और सबसे आखिरी युद्ध हुआ था फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, गैरिबाल्डी ने सिसिली पर कब अधिकार किया? तो 1860 में अधिकार किया, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, देखिए इटली का कौन सा क्षेत्र सबसे अंत में मिला? जब इटली का एकीकरण किया जा रहा था तो इटली का कौन सा क्षेत्र था जो इटली के एकीकरण में सबसे आखिरी में मिलता है? तो रोम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वियना कांग्रेस के समय ब्रिटेन का प्रतिनिधि कौन था? तो कौन था? कैसलरेग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, प्रशिया का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, इटली के एकीकरण में सार्डिनिया का शासक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। ये सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, कुछ भी आपका तैयार नहीं है, तो मात्र ये एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सारी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया है। अगला इंपॉर्टेंट है, वियना कांग्रेस में किस सिद्धांत को महत्व दिया गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैधता के सिद्धांत को महत्व दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, लोहे का चांसलर किसे कहा जाता है? तो लोहे का चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो राष्ट्रवाद था। क्या था? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी राइट है। अगला है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस यानी पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजित कब हुआ? तो ये आयोजित होता है 1919 में, ऑप्शन नंबर सी राइट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ट्रेटी ऑफ वर्साई यानी कि वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, वर्साई की संधि किस देश पर थोपी गई थी? तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1914 से लेकर 1918 तक युद्ध चलता है,
तो जब ये युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध में जितना भी क्षतिपूर्ति हुई थी सभी का जिम्मेदार जर्मनी को माना जाता है और वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर थोपी जाती है, यानी कि युद्ध का हर्जाना कौन भरेगा? जर्मनी भरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है और इसीलिए जर्मनी वर्साई की संधि को अपमान की संधि मानता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए एमसीक्यू है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व में शांति स्थापित करना पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है वर्साई की संधि कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जर्मनी को युद्ध का दोषी किसने ठहराया? किस संधि में ठहराया गया? तो वर्साई की संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और इसके ऊपर ही पूरा हर्जाना लगा दिया गया कि क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? जर्मनी भरेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी पर क्या लगाया गया? तो युद्ध की क्षतिपूर्ति भरना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई? तो पेरिस शांति सम्मेलन के बाद देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध इतना भयानक युद्ध था जिसमें लाखों लोग मारे गए, जन धन का नुकसान हुआ, तो इसलिए भविष्य में कभी ऐसा युद्ध न हो, जिसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए और दोबारा ऐसे युद्ध से बचने के लिए। लेकिन राष्ट्र संघ असफल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो असफल क्यों हो जाता है मैं सब आपको डिटेल में यूनिट्स की वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। वर्साई की संधि से कौन असंतुष्ट थे? तो जर्मनी असंतुष्ट था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जर्मनी को युद्ध क्षतिपूर्ति कितनी देने को कहा गया? कि मतलब वर्साई की संधि के बाद जर्मनी के ऊपर क्या कहा गया कि तुम क्षतिपूर्ति भरो युद्ध की, तो कितना देना था? 33 अरब डॉलर उस टाइम जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में देना था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि जर्मनी को ही युद्ध का दोषी माना गया था। अगला है, लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय कहाँ था? तो लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा में था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, वर्साई की संधि को जर्मनी ने क्या कहा? तो अपमान की संधि कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, वर्साई की संधि के कारण किस नेता का उदय हुआ? तो हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की हत्या करना ही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? तो युद्ध को रोकना राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के बाद हुई? तो वर्साई की संधि के बाद हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र संघ का विचार किसने दिया था? तो वुडरो विल्सन, जो कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने राष्ट्र संघ का विचार दिया था, लेकिन अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, लेकिन विचार इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देखो, राष्ट्र संघ तो विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाता है, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता है, लेकिन जो छोटे छोटे देश, मतलब जो विवाद होते थे देशों के बीच, जो छोटे छोटे विवाद हो जाते थे देशों के बीच, उनको रोकने में राष्ट्र संघ सफल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, राष्ट्र संघ किस युद्ध को रोकने में असफल रहा? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए की गई थी कि विश्व में भयानक द्वितीय विश्व युद्ध से बचा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और राष्ट्र संघ विश्व युद्ध को रोकने में असफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
अगला है इन चारों में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो अमेरिका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है इटली ने किस देश पर आक्रमण किया जिसे राष्ट्र संघ नहीं रोक सका, तो इटली ने आक्रमण किया था इथियोपिया पर और इसे राष्ट्र संघ नहीं रोक पाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये सब द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। जब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है तो यही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण क्या था, तो राष्ट्र संघ की विफलता का मुख्य कारण था सैन्य शक्ति का अभाव, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है जर्मनी ने राष्ट्र संघ को कब छोड़ा, तो 1933 में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू आपका, राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन बना, तो राष्ट्र संघ तो असफल हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में, लेकिन जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है ताकि भविष्य में दोबारा युद्ध से ऐसे बचा जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ होगा राइट, क्योंकि यही राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी संगठन बनता है। अगला है राष्ट्र संघ की स्थापना किस अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयास से हुई, तो वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई, यानी रूस की क्रांति कब हुई। रूस की क्रांति कब हुई, तो 1917 में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है रूस में साम्यवाद का प्रमुख नेता कौन था, तो लेनिन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। रूस का अंतिम जार कौन था, तो निकोलस द्वितीय था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है रूस में साम्यवाद की विचारधारा किससे प्रभावित थी, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला है बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजतंत्र समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोल्शेविक क्रांति के समय रूस किस युद्ध में शामिल था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है लेनिन ने किस पार्टी का नेतृत्व किया, तो बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूस में क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो रूस में क्रांति का मुख्य कारण था देखिए आर्थिक और सामाजिक असमानता। रूस में आर्थिक और सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या होता है लेनिन इसका नेतृत्व करते हैं, रूस की क्रांति संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था, तो यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ, तो जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है तो रूस में जारशाही शासन का अंत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 1917 आपका सही है। अगला है दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी, तो ये बुक है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है रूस की राजधानी बोल्शेविक क्रांति के समय क्या थी, यानी रूस में जब बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो रही थी उस समय रूस की राजधानी क्या थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगला है लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना, तो कौन बनता है स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई, तो 1905 में हुई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है मुसोलिनी किस विचारधारा का समर्थक था, तो फासीवाद का, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है जर्मनी में देखिए
हिटलर कब सत्ता में आया? तो 1933 में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है नाजीवाद का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध भी जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध का जो हर्जाना था वो जर्मनी के ऊपर थोपा गया कि युद्ध की क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? जर्मनी भरेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो दोषी माना गया वो जर्मनी को माना गया। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इसकी जो कंडीशन थी बहुत दयनीय, बहुत ही खराब थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है तानाशाही के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो तानाशाही की उदय का मुख्य कारण आर्थिक संकट था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, आर्थिक संकट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, मुसोलिनी ने इटली में किस प्रकार की सरकार स्थापित की? तो तानाशाही सरकार स्थापित की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है हिटलर ने जर्मनी में किस समुदाय पर अत्याचार किया? तो यहूदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो 1945 में की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है नई डील नीति किसने शुरू की? तो नई डील नीति रूजवेल्ट के द्वारा शुरू की गई थी, आर्थिक मंदी जब हुई थी उस टाइम, उसके बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए, नई डील नीति कब शुरू की गई? तो 1933 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, नई डील नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये 100% सारा एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नई डील नीति का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक मंदी को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नई डील नीति किस संकट के बाद लागू की गई? तो आप महान आर्थिक महामंदी के बाद लागू की गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है महान आर्थिक मंदी कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1929 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, नई डील नीति किस देश में लागू हुई? तो अमेरिका में लागू हुई। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, नई डील नीति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आर्थिक सुधार से था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1939 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 1945 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्काल कारण क्या था? तो जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो यही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 1941 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? तो 9 अगस्त 1945 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी, देखिए, 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति बनाए रखना। अगला है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आज की वीडियो में मैंने पूरा आपको 100 एमसीक्यू बताया है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज ये 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। कब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।